ये जो अध्याय है या चैप्टर है वो बताता है कि वैश्वीकरण किस तरीके से हमारी विश्व राजनीति से संबंधित जो सोच थी पुरानी उसको बदल रहा है। वैश्वीकरण हमें बताता है कि दुनिया किस तरीके से बहुत गति से आपस में जुड़ती जा रही है। इन शॉर्ट है श्रिंकिंग वर्ल्ड। इन शॉर्ट का मतलब क्या है, अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कहीं से पढ़ रहा है। इन श्रिंकिंग वर्ल्ड, श्रिंकिंग वर्ल्ड का मतलब क्या है, किसी चीज़ का संकुचन हो जाना, संकुचित हो जाना, उसका छोटा हो जाना। छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि अब पृथ्वी हमारी छोटी हो गई है। पृथ्वी का आकार उतना ही है, 71% पानी है, 29% ज़मीन है, उतनी ही दूरी है, उतने ही लैटीट्यूड में जो नापते हैं वही है, लॉन्गिट्यूड भी वही है, पर विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दुनिया आपस में जुड़ती जा रही है। मनोवैज्ञानिक रूप से हम आपस में दुनिया के साथ जुड़ते जा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक दूरियां हमारी कम हो गई, साइकोलॉजिकल दिमागी दूरियां कम हो गई हैं। एक कमरे में बैठकर आज के टाइम में आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो या कैसे भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो कभी कभार आपको लगता है कि वो सामने वाला पर्सन बिल्कुल आपके पास ही है। तो ये कैसे संभव हो पाया है? ड्यू टू टेक्नोलॉजी। इसी को क्या बोलते हैं? श्रिंकिंग वर्ल्ड। दुनिया क्या है, तो दूरी तो ख़त्म नहीं हुई ना। अगर वो 50 किलोमीटर कहीं बैठा हुआ है, 100 किलोमीटर को वो व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100 किलोमीटर से बिल्कुल आपके पास ही आ गया है। इसका मतलब वो वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है। जस्ट आपकी मनोवैज्ञानिक जो दूरी है, साइकोलॉजिकल जो दूरी है वो कम हो गई। इसी तरीके से पूरी दुनिया की जो मनोवैज्ञानिक दूरी है वो कम होती हुई हमें दिखाई देती है। टीवी के ऊपर आप जैसे ही देखते हैं कि अमेरिका में ये हो गया या किसी कंट्री में ये हो गया। आज अगर किसी देश की मार्केट क्रैश होती है, वहाँ की शेयर मार्केट क्रैश होती है, तो उसका प्रभाव केवल उसी देश तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि हमारे देश तक भी जल्दी पहुँच जाता है। 1929 में द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का प्रभाव दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में पड़ने में कितना समय लगा था? हफ्तों लगे थे। पर आज क्या होता है, आज जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो इंडिया की मार्केट क्रैश हो जाती है। तो आप फ़र्क देख रहे हैं, लगभग हमारा कम से कम 80-90 साल का फ़र्क देख रहे हैं कि किस तरीके से एक दुनिया के एक देश के कोने में हुई हरकत किस तरीके से पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। तो ग्लोबलाइजेशन जो बना है वह ग्लोब से बना है। ग्लोब, GOLBE। ग्लोब का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी को क्या बोलते हैं हम? ग्लोब बोलते हैं। तो ग्लोब अब किसकी बात करता है? पूरी पृथ्वी की बात करता है। यदि हम बोलते हैं कि वैश्वीकरण के कारण दुनिया एक हुई है, यदि दुनिया के सारे देश अब व्यापार को ओपन करते हैं, ओपन जिसको आप लिबरलाइज्ड पॉलिसीज़ कहते हैं, उदारीकृत पॉलिसीज़ कहते हैं, किसी देश के द्वारा जो फॉलो करी जाती है, उसके कारण दुनिया के सभी देश फ्रीली जब ट्रेड करते हैं, खुल के व्यापार करते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या सभी देशों को एक समान होता है? नहीं होता है। जैसे कि आपने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के बारे में सुना होगा, जिसको आप बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मेजॉरिटी ऑफ जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, वो कहाँ पे हैं? बड़े देशों के अंदर हैं, बड़ी कंट्रीज़ के अंदर हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। वैश्वीकरण का प्रचार कौन करता है? आर्थिक क्षेत्र में। अब वैश्वीकरण का मतलब ये नहीं है कि इसका दायरा केवल एक ही क्षेत्र तक सीमित है। आर्थिक वैश्वीकरण भी है, जिसमें मुख्य रूप से इस बात पे बल दिया जाता है कि सभी देशों को मुक्त व्यापार करना चाहिए एंड कम से कम टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगाने चाहिए। टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? इंपोर्ट ड्यूटीज़, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, यही होते हैं टैरिफ बैरियर। इकोनॉमिक्स के यही होते हैं आई थिंक। टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर क्या है कि किसी देश के द्वारा किसी वस्तु को एक्सपोर्ट करने से मना कर देना, या किसी दूसरे देश की जो वस्तु है उसको इंपोर्ट करने से मना कर देना। नॉन टैरिफ बैरियर और भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को कम से कम करना या फिर जीरो के बराबर लेके आना। तो फिर क्या होता है, फिर जब टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर कम होंगे तो उसके कारण जो व्यापार होगा वह मुक्त होगा। और मुक्त व्यापार में क्या होगा? मार्केट तय करेगी। किसी एक देश की वस्तु यदि दूसरे देश में जा रही है, जैसे इंग्लैंड की कोई वस्तु इंडिया में आ रही है, तो उसके ऊपर इंडिया के द्वारा जीरो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है। इसी तरीके से इंडिया की इंग्लैंड में कोई वस्तु जा रही है तो उसके ऊपर जीरो इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी जीरो भारत के द्वारा लगाई जा रही है, जिसके कारण उस वस्तु का रियल प्राइस जो है उसी के आधार पर तय होगा। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी, उसको इंक्लूड किया जाएगा जो व्यापारी वगैरह हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, आर्थिक क्षेत्र में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या सभी अर्थव्यवस्थाएं आपस में तभी जुड़ पाएंगी जब व्यापार मुक्त कर दिया गया है। और जैसे ही व्यापार मुक्त किया जाता है तो उसके कारण एक अनइवन
यानी कि एक असमान दुनिया हमें देखने को मिलती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य रूप से अमेरिका और इन यूरोपियन देशों में है जिनका इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हो चुकी है। एंड ये जो देश हैं इनकी जो कंपनियां हैं वह दूसरे देशों में जाकर अपने इन्वेस्टमेंट करती है या अपने किसी प्रोडक्ट को बेच रही है, तो उसके कारण यहाँ से पैसा इन देशों में जाता है। तो कहा जाता है कि जो कॉलोनियलिज्म है, जो उपनिवेशवाद है वो ख़त्म हो चुका है, परंतु एक नए प्रकार का उपनिवेशवाद अब तैयार हुआ जिसको नियो कॉलोनियलिज्म हम कहते हैं, नव उपनिवेशवाद जिसको कहते हैं, जिसके कारण इन देशों की जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो सारे का सारा प्रॉफिट अपने कंट्रीज़ में ले जाती है। तो वैश्वीकरण का आर्थिक क्षेत्र में फ़ायदा किसको है? आर्थिक क्षेत्र में उनको फ़ायदा है जिनकी अर्थव्यवस्थाएं डेवलप हो चुकी है, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं इस समय विकसित हो चुकी हैं। और इंडिया जैसे देश, इंडिया को छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। हालांकि इंडिया ने अपने आप को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तहत कुछ सेक्टर्स को ओपन किया है एंड कुछ सेक्टर्स को नहीं किया। लाइकवाइज चाइना ने भी ऐसा ही किया, परंतु कुछ ऐसे देश हैं दुनिया के, जैसे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपको दिखता है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड एशिया के भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर वैश्वीकरण का बहुत गलत असर देखने को मिलता है, जिसके कारण दुनिया असमान होती जाती है। अब इन देशों के अंदर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वह अपना प्रोडक्ट आकर बेचती हैं, तो इन देशों की कंपनीज़ के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो एक अच्छी क्वालिटी का होता है एंड मशीन से बन रहा है तो सस्ता होगा। इसके कारण जहाँ पर इन कंट्रीज़ के अंदर जो भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, इनके प्रोडक्ट यहाँ पर भी नहीं बिकेंगे। क्यों नहीं बिकेंगे? क्योंकि बाहर से कोई प्रोडक्ट आ रहा है वो सस्ता प्रोडक्ट है, जिसके कारण जो पैसा है वो फिर से इन देशों की तरफ जाता जा रहा है, जिसके कारण यहाँ की जो इकोनॉमीज़ हैं वह और ज़्यादा डिप्राइव होती जाती है और ये देश जो है वह गरीब होते जाते हैं। इसी के साथ तो ये हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के कारण दो दुनिया हमें देखने को मिलती है। एक ऐसी दुनिया जो कहती है कि वैश्वीकरण से हमें फ़ायदा होता है, और एक दूसरी दुनिया जो कहती है वैश्वीकरण का कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि हमें इसका नुकसान ही नुकसान है। इसी तरीके से वैश्वीकरण का जो फ़ायदा है वह सभी व्यक्ति एक जैसा नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि एक ट्राइबल एरिया में रहने वाला व्यक्ति, जहाँ पर नेटवर्क नहीं है मोबाइल का, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, गाड़ियाँ वहाँ तक नहीं पहुँचती है, उस व्यक्ति के लिए वैश्वीकरण का क्या मतलब है? उस व्यक्ति के लिए वैश्वीकरण का कोई भी मतलब नहीं है। तो गरीब और अमीर व्यक्ति के लिए वैश्वीकरण जो है उनके लिए अलग अलग मतलब है। एक गरीब आदमी के लिए वैश्वीकरण का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिसलेरी का पानी कौन पी सकता है? एक अमीर व्यक्ति पी सकता है। जो पिज़्ज़ा है जो इंटरनेशनल कंपनी कोई बना रही है तो कौन अफोर्ड कर सकता है? अमीर व्यक्ति ही कर सकता है। गुच्ची के शूज़ सुनते हैं हम, प्यूमा, जो भी ब्रांड्स है वो कौन अफोर्ड कर सकता है? अमीर व्यक्ति ही कर सकता है। गरीब व्यक्ति के लिए वैश्वीकरण का क्या मतलब है? तो ये दो दुनियाएं देखने को हमें मिलती है। असमान प्रक्रिया है वैश्वीकरण। क्या है? एक असमान प्रक्रिया है। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसके कारण दुनिया आपस में जुड़ती जा रही है, जहाँ पर जो बाउंड्रीज़ हैं उनका महत्व कम होता जा रहा है, जो सीमाएं हैं उनका महत्व कम होता जा रहा है। परंतु ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो असमान है। यदि यह दुनिया के अंदर सहयोग लाने में सहायक है, यानी कि जब दो से अधिक देश आपस में आर्थिक सहयोग करते हैं तो उनकी लड़ाइयाँ भी तो ख़त्म होती है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो आपस में लड़ते रहते थे, आज इकोनॉमिक कोऑपरेशन के कारण, आर्थिक सहयोग के कारण उनकी लड़ाइयाँ भी तो ख़त्म हुई है। मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाती है, तो मैं मानता हूँ कि बहुत कम चांसेस होंगे जहाँ पर वो आपस में लड़ेंगे भी। तो क्या है, एक तरफ तो वैश्वीकरण के कारण एक सहयोग का वातावरण तैयार किया जाता है, परंतु दूसरी तरफ हमें ग्लोबल फ्रिक्शंस भी देखने को मिलती है, वैश्विक संघर्ष भी देखने को मिलती है, अस्थिरता भी देखने को मिलती है, असमानता भी देखने को मिलती है, कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं, तो संघर्ष भी हमें देखने को मिलते हैं। फ्रिक्शन क्या है? जैसे कि टेररिज्म का नाम आपने सुना है कि वैश्वीकरण के कारण वीज़ा के नॉर्म्स सभी देशों के द्वारा डिले किए गए, जिसके कारण कुछ कंट्रीज़ के लोग ऐसी कंट्रीज़ में पहुंच जाते हैं जहां पर वहां आतंकवाद को भी बढ़ावा देते हैं। आज यदि इंटरनेट का प्रयोग पूरी दुनिया की जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, जैसे इन्वायरमेंटल कम्युनिटी है जो पर्यावरण के अपने आप को रक्षक मानते हैं या पर्यावरण का समर्थन करने वाले दुनिया के समस्त लोग यदि इंटरनेट के माध्यम से एक हमें मिलते हैं, तो दूसरी तरफ हमें ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो कि गलत इरादे से काम करते हैं, जैसे कि आतंकवाद का एग्जाम्पल इसमें है। इसी के साथ इनइक्वालिटी की मैंने बात करी कि वैश्वीकरण के कारण असमानता भी पैदा हो रही है, क्योंकि वो देश
जिनकी अर्थव्यवस्थाएं ऑलरेडी बहुत विकसित हैं, वो तो इस बात का दावा करेंगे कि अब हमें अर्थव्यवस्थाएं ओपन कर देनी चाहिए। वो क्यों दावा करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि उनका प्रोडक्ट जैसे भी जहाँ भी जाएगा उनका प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि उनकी जो कंपनीज है वो हाई क्वालिटीज़ की है। एंड जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो अविकसित देश हैं, वहाँ पर तो इंडस्ट्रीज़ अभी तक लगी भी नहीं है। यदि आप इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में आप प्राइमरी सेक्टर देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र जो कि कृषि क्षेत्र है, उसमें आज भी 45% लोग काम करते हैं। एंड जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिसको आप सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, इट इज़ नॉट डेवलप्ड येट। ये अभी तक उतना विकसित नहीं हुआ है। हमने सीधी छलांग कहाँ पे लगाई है? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट बेटर जानते होंगे। हमने प्राइमरी से टर्शरी में लगाई है, जिसको आप तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, सेवाओं का क्षेत्र बोलते हैं। एंड सेवा का क्षेत्र आज के समय में हमारी जीडीपी में अराउंड 54% कंट्रीब्यूट करता है, और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वह अभी तक भी विकसित नहीं हो पाई है। तो हम कैसे इस बात को स्वीकार कर लें कि वैश्वीकरण जो है वह दुनिया जो विकसित देशों की कंपनीज़ हैं उनके साथ हमारी अर्थव्यवस्थाएं कम्पीट कर पाएंगी? तो इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम भी पैदा होती हैं। हालांकि जो राष्ट्रीय सरकारें हैं उसके ऊपर वैश्वीकरण का प्रभाव हमें देखने को मिला है। 1990 के बाद जिस तरीके से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि यातायात के साधन जिस तरीके से विकसित होते हैं, जिसी तरीके से जो कम्युनिकेशन है, संचार के साधन विकसित होते हैं, आज एक छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, एंड वहाँ भी आज के टाइम में अलग अलग एक्टिविटीज़ उस मोबाइल के माध्यम से करते हैं। तो उन मीन्स के डेवलप होने के कारण दुनिया आपस में जुड़ती हुई नज़र आई, जिसको वैश्वीकरण कहा गया। और उसके कारण जो राष्ट्रीय सरकारें थी या किसी देश की जो राष्ट्र के लेवल की जो फीलिंग थी उसमें भी थोड़ी कमी देखने को मिली है। अब राष्ट्रीय सरकारें उतनी मजबूत नहीं हैं जितनी पहले हमें देखने को मिलती थी, जहाँ पर राष्ट्रीय सरकारें ही सब कुछ तय करती थी। आज यदि हम कहें कि कोई देश की सरकार इस चीज़ के ऊपर फर्म है कि हमने कुछ नहीं करना है, हमने किसी देश के साथ बिल्कुल अपना व्यापार बंद करना है, इसका एग्जाम्पल है भारत और चाइना। भारत और चाइना के बीच एक गलवान क्लैश 2020 में होता है। उसके बाद हमने बहुत सारी जो ऐप्स थी उसके ऊपर बैन लगा दिया गया, और हमने कहा कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे। परंतु आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि भारत को बहुत सारी वस्तुएं चीन से इंपोर्ट करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्थाएं इतनी इंटरडिपेंडेंट हो गई हैं एक दूसरे के ऊपर, इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं कि राष्ट्रीय सरकारें चाहते हुए भी ये नहीं कर सकती कि वह व्यापार को बंद कर पाएँ। तो राष्ट्रीय सरकारों का महत्व कम हुआ है। ये बात सत्य है कि राष्ट्रीय सरकारों का महत्व कम हुआ है, परंतु कुछ जो हाइपर ग्लोबलिस्ट हैं, ऐसे व्यक्ति जो मानते हैं कि वैश्वीकरण सच में ही पूरी दुनिया में फैल गया है, तो 2-3 प्रकार के थिंकर्स इसमें आ रहे हैं। एक वो थिंकर जो कहते हैं कि जो वैश्वीकरण है इसका प्रभाव हमें हर जगह देखने को मिल रहा है, यूनिवर्सली देखने को मिल रहा है, एंड सभी दुनिया के सभी हिस्सों को इसका बराबर फ़ायदा हो रहा है। तो इनके द्वारा एक चीज़ ये भी कही गई थी, जो नेशन स्टेट है उसका महत्व खत्म हो गया। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है कि नेशन स्टेट जो राज्य हैं उनका महत्व कम हो गया है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक देश का, जब विभिन्न देशों का महत्व कम हो गया या राष्ट्रीय सरकारों का महत्व कम हो गया, हाँ उनकी जो शक्तियाँ थी, उनकी जो पावर थी, उनकी जो स्वतंत्रता थी जैसे वो पहले देखी जाती थी, उसमें ज़रूर थोड़ी कमी आई है, परंतु दैट डजंट मीन कि वो राष्ट्रीय महत्व के जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, उसमें कमी देखने को मिली है। रैदर ग्लोबलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स विच आर द फोकस ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम क्या डील करने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं कि वैश्विक राजनीति में किस तरीके से वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं। ये चैप्टर ये भी कहता है कि यदि हमने इस तरीके के परिवर्तनों को समझना है तो हमें भी अपनी थिंकिंग में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो वैश्विक राजनीति है, अच्छा हम 2 प्रकार की 2-3 टर्म यूज़ करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच जो राजनीति चलती है, उनके बीच सत्ता का या शक्ति का जो संघर्ष चलता है और सहयोग चलता है, उसी को क्या बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। एक होती है विश्व राजनीति, तो विश्व राजनीति को भी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कह लेते हैं। एक होती है वैश्विक राजनीति, जिसको हम ग्लोबल पॉलिटिक्स कहते हैं। अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में केवल एक राष्ट्र का या उस राष्ट्र की सरकार का ही महत्व नहीं है, यानी कि एक देश के अंदर एक सरकार ही किसी दूसरे देश के साथ डील नहीं करती है, बल्कि उस देश के अंदर रहने वाले बहुत सारे और पहलू भी दूसरे देश के बाकी पहलुओं से डील करते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जैसे कि सिविल सोसाइटी के मेंबर। हो सकता है कि भारत के अंदर कुछ लाखों के हिसाब से इन्वायरमेंट मूवमेंट का समर्थन करने वाले लोग हों,
अब ये दुनिया के दूसरे लोग जो पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं उनसे कैसे जुड़ेंगे? इंटरनेट के माध्यम से या किसी आंदोलन के माध्यम से, ठीक है। तो फिर वहाँ अपनी एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। इसी के साथ जो व्यापारिक कम्युनिटी है, आज किसी देश के अंदर एक राष्ट्र की सरकार ये तय नहीं करती है कि व्यापार किस देश के साथ करना है या किस देश के साथ नहीं करना है। आज के टाइम में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ज़्यादा डिसाइड करती है कि हमें व्यापार किसके साथ करना है और किसके साथ नहीं करना है। ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि ये राष्ट्रीय सरकारों को भी मजबूर करती है कि हमें उस देश के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए या उस देश के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं बनाने चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि आज के टाइम में डोमेस्टिक यानी कि जो घरेलू राजनीति होती है और जो विश्व की राजनीति है, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा एक शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। वैश्वीकरण के द्वारा हमें वैश्विक राजनीति नाम की एक चीज़ देखने को मिलती है, एंड जिसके कारण जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसको हम अलग अलग नहीं देखते हैं, बल्कि एक ही रूप में देखने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला जो मोटिव है, इस चीज़ को क्लियर करना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। दूसरा है टू एक्सप्लोर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसके साथ ही उन चीज़ों की खोज करना है जिसमें हम पता लगाएंगे कि वैश्वीकरण के क्या प्रभाव दुनिया के ऊपर पड़े हैं और हमारी विश्व की राजनीति को समझने की सोच को किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन प्रभावित करता है। सिंपली वाइडनिंग, डीपनिंग एंड स्पीडिंग अप ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब क्या है? आपसी जुड़ाव, कनेक्ट करना। 3 शब्दों से बना है इंटरकनेक्टेडनेस। कनेक्ट का मतलब होता है जुड़ना, आपस में जुड़ना। पूरी दुनिया में बहुत सारे देश क्या है आपस में जुड़े हुए यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं कि जो वैश्वीकरण है उसके द्वारा आपसी जुड़ाव का जो प्रोसेस है उसको, एक तो वाइडनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा करना, डीपनिंग का मतलब होता है किसी को गहरा करना, और स्पीडिंग अप का मतलब है तेज करना। वैश्वीकरण का सिंपल सा मतलब क्या है कि आपसी जुड़ाव के दायरे को बड़ा करना, उसको गहरा करना और उसी के साथ उसकी गति को तेज करना। इसी को बोला गया है वैश्वीकरण। और जब हम विश्व राजनीति में वैश्वीकरण का अध्ययन करते हैं तो ये एक कंटेंशियस इशू बन जाता है, यानी कि विवादास्पद इशू, विवादास्पद मुद्दा ये बन जाता है, विवाद का एक इशू बन जाता है। क्यों विवाद का इशू क्यों बनेगा वैश्वीकरण? वैश्वीकरण से संबंधित धारणा रखने वाले 3 प्रकार के विचारक हैं। एक वो विचारक जो मानते हैं कि वैश्वीकरण हो रहा है एंड अब वैश्वीकरण इतनी हद तक बढ़ चुका है कि जो राष्ट्र राज्य हैं या जो देश हैं उनका महत्व खत्म हो गया है। अब पूरी दुनिया एक ग्लोब को परिवार मानकर सोचती है, तो इनको हाइपर ग्लोबलिस्ट कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हाइपर ग्लोबलिस्टस, जिसका मतलब है हाइपर। हाइपर का मतलब क्या होता है? जो एक्सट्रीम होता है, विच इज़ फेवरिंग कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और उसके द्वारा राष्ट्र राज्यों को ख़त्म कर दिया गया है। डिमाइस ऑफ द सोवरेन नेशन स्टेट, जो प्रभुसत्ता संपन्न राज्य या फिर देश हैं उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब दुनिया के अंदर ग्लोबल नज़रिए से सिस्टम चल रहा है। हाइपर ग्लोबलिस्ट ये पहले प्रकार के विचारक कहते हैं कि राष्ट्र राज्य का अंत वैश्वीकरण के द्वारा कर दिया गया है और वैश्वीकरण के द्वारा सरकारों की जो पहले एबिलिटी हुआ करती थी अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर नियंत्रण की, उसी के साथ अपने समाज के ऊपर नियंत्रण की, उसमें भी कमी देखने को मिली है। अब किसी भी समाज और किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था का निर्धारण कौन करता है? वैश्विक शक्तियां निर्धारण करती हैं। और उसमें इनके द्वारा क्या रखा गया? वैश्विक शक्तियां कौन कौन सी आएंगी? वैश्विक शक्तियां वही आएंगी जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होगी। ये इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है। तो पहले प्रकार के विचारक वो हैं जो मानते हैं कि वैश्वीकरण हो रहा है और सरकारों के महत्व को इसके द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। दूसरे प्रकार के विचारक आते हैं जिनको स्केप्टिक्स कहते हैं। स्केप्टिक्स का मतलब होता है जिसके अंदर थोड़ा सा संशय होता है, किसी चीज़ को लेकर संशय होता है। जैसे कि किसी ने आपको बोला कि मैं तेरे ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, बोला ना किसी ने, तो आपने जब पूरा मान लिया तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट स्केप्टिक। परंतु जब आपने ये चीज़ें सुनी तो आपने बोला बकवास कर रहा है यार, ये बोल तो सामने से कुछ हो रहा है, परंतु आपके अंदर एक संशय भी आता है, जिसको क्या बोलते हैं? संशय, एक डाउट आना आपके मन में। तो स्केप्टिक्स क्या कहते हैं
दूसरे प्रकार के विचारक इनको स्केप्टिक्स कहा गया है। एंड इनके द्वारा कहा गया है कि जो वैश्वीकरण है, ग्लोबैलोनी इनके द्वारा इसको कहा गया है, जिसका मतलब इनके द्वारा कहा गया कि वैश्वीकरण एक बकवास है। ग्लोबैलोनी का मतलब है जब किसी चीज़ को डिग्रेड हम करते हैं। इनके द्वारा कहा गया कि वैश्वीकरण क्या है, एक बकवास है। इनके द्वारा कहा गया कि जो राज्य है और उसकी जो सरकारें हैं और उसी के साथ भू राजनीति जो होती है, उसी के द्वारा विश्व की राजनीति का निर्धारण किया जाता है। एंड इन स्केप्टिक्स में आज के टाइम, इन स्केप्टिक्स की बातें आज के टाइम में आपको सत्य होती हुई भी दिखाई देंगी। जैसे कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई चले तो कौन निर्धारण कर रहा है? रशिया निर्धारण कर रहा है, यूक्रेन निर्धारण कर रहा है। अमेरिका अपनी पॉलिटिक्स के लिए ईरान के ऊपर अटैक कर देता है। इजराइल और ईरान के बीच कन्फ्लिक्ट चलता है, गाज़ा में कन्फ्लिक्ट चलता है। इसी को क्या बोलते हैं? जियो पॉलिटिक्स, कि एक राष्ट्र तय करता है, एक देश तय करता है कि क्या होना चाहिए, ना कि वैश्विक शक्तियाँ तय करती हैं। तो दूसरे प्रकार के विचारक कौन आ रहे हैं? स्केप्टिक्स। परंतु इस चैप्टर में तीसरे प्रकार के विचारकों की भी बात करी गई है, जिनके द्वारा इन दोनों प्रकार के विचारों के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया गया है, यानी कि हाइपर ग्लोबलिस्ट और दूसरे कौन है? स्केप्टिक्स। हाइपर ग्लोबलिस्ट जो कि मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और राष्ट्र राज्य खत्म हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो स्केप्टिक्स हैं वो कहते हैं कि वैश्वीकरण एक बकवास है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट जो कहते हैं कि वैश्वीकरण हो भी रहा है और उसी के साथ ये कहते हैं कि वैश्वीकरण हो रहा है, परंतु जैसा हाइपर ग्लोबलिस्ट सोचते हैं वैसा नहीं हो रहा। राष्ट्र राज्यों का महत्व भी बना हुआ है और वैश्वीकरण भी हो रहा है। तो दोनों के बीच एक सामंजस्य, एक संतुलन का काम इनके द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा कहा गया है कि हालांकि जो राष्ट्र राज्य हैं उनके बारे में हाइपर ग्लोबलिस्ट के द्वारा कहा गया था कि राष्ट्र राज्यों का अंत हो चुका है। इनके द्वारा कहा गया है कि इट इज़ एग्जैजरेटेड, यानी कि उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, अंत नहीं हुआ है। परंतु इसी के साथ इनके द्वारा कहा गया कि जो वैश्वीकरण है इसके द्वारा एक नए प्रकार की वैश्विक राजनीति का भी निर्माण हुआ है। हालांकि राष्ट्र राज्यों का अंत नहीं हुआ है, परंतु राजनीति अब वैसे नहीं चलती जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चलती थी, जहां पर एक राष्ट्र राज्य के द्वारा ही सारी चीज़ें तय करी जाती थी, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसे होगी, उसके समाज को कैसे रहना है, उसके जो इंटरनल मैटर्स हैं वो सारी की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर एक नेशनल गवर्नमेंट की हुआ करती थी। अब वैसा नहीं रहा है। इनके द्वारा कहा गया है कि नए प्रकार की वैश्विक राजनीति की शुरुआत हुई है।